दोस्तों, आरपीएससी का पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम संविधान यानी कि पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज है। दोस्तों पीवाईक्यूज दोस्तों हमने 24वीं क्लास को डिस्कस करना है। अब तक हमने 23 क्लास उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इसमें 80% से भी ज़्यादा प्रश्न हमारे पुराने पेपरों के आसपास के ही होते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 45 दिन का जो हमने चैलेंज लिया है कि हम 2500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों उसी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एंड तक बने रहना है। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? दोस्तों किस वाद ने, कोई ऐसा वाद था जिसमें उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? दोस्तों जो केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में, उसकी वजह से क्या हुआ था, यानी सुप्रीम कोर्ट को हमारे को अवधारणा प्रतिपादित करनी पड़ी थी संविधान की मूल ढांचे की। तो दोस्तों जो चौथा है ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद, ये हमारा हो जाता है, ये जिस वाद की पूछ रहा है। तो दोस्तों शंकरी प्रसाद नहीं है, सज्जन सिंह वाद नहीं है, गोलकनाथ वाद नहीं है। जो भी संविधान के मूल ढांचे से रिलेटेड प्रतिपादित जो अवधारणा थी, उस केशवानंद भारती वाद की बात आई थी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किस संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ प्राप्त होगी? जो दोस्तों क्या पूछा जाए कि जो भारत की जो संविधान है उसके उपबंधों के अनुसार जो हमारा हाई कोर्ट है, उसमें संघ सूची के विषयों में से कुछ किसी भी संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। दोस्तों जो अतिरिक्त विधियाँ मिलेंगी वो किसके द्वारा, संसद विधि द्वारा जो प्रदान होगी वो ही अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। किसकी बात हो रही है दोस्तों? आर्टिकल 40 के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसकी ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य, दोस्तों किस योग्य बनाएंगे? जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। दोस्तों यानी कि पूरे आर्टिकल 40 की परिभाषा पूछ लिए कि भैया जो आर्टिकल 40 है ना, वो कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ये हमारा सही हो गया 40 के बारे में जो भी बात है। बाकी विकेंद्रीकृत शासन की इकाई है, ये नहीं होएगा। देखो इनको भी पढ़ लेते हैं बाकी के ऑप्शनों को। विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए नहीं, विकेंद्रीकृत शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए नहीं, सामाजिक न्याय की इकाइयों का नहीं। दोस्तों स्वायत्त शासन की इकाइयों को कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो आर्टिकल 40 हमारा ये कहता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नांकित में से किस देश के से लाया गया है? दोस्तों क्या पूछा गया है कि जो हमारी समवर्ती सूची है इसका विचार कौन से देश से लिया गया है? यानी कि भारत के संविधान में हमने किसी से कुछ ना कुछ मांग के लिया है। दोस्तों मूलभूत अधिकार बाकी की सब चीज़ें, तो ये पूछ रहा है कि भैया आपने जो संवर्त सूची का ये विचार है ये कौन से देश से ले लिया? तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने, ये कि भैया संवर्ती सूची का जो विचार हमारा ऑस्ट्रेलिया से आया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार ने मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है भारत सरकार में, मंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किस इंसान का रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों तो ये जो है विद्याचरण शुक्ला, नहीं इनका नहीं है। चौधरी चरण सिंह का भी नहीं है। जगजीवन राम का हो सकता है, यानी कि इनका ही है। रामविलास पासवान का नहीं है। तो जो जगजीवन राम है ना, ये भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था है उसमें शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है, ये पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं। ग्राम स्तर पर स्थानीय सुशासन की एक स्तरीय इकाई नहीं है, एक स्तरीय नहीं है। दोस्तों ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय शासन की द्विस्तरीय नहीं। दोस्तों हमारी 3 स्तरीय है, ग्राम, खंड यानी कि गांव, ब्लॉक और जिला।
ये दोस्तों हमारे तीन त्रिस्तरीय इकाई है तो तीसरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, चतुस्तरीय नहीं है। तो हमारा तीसरा आंसर सही है कि जो हमारी राजस्थान में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय संरचना। ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कथन है। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कथन है कि पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की आवश्यकता की जांच कर सकते हैं, सब नहीं। दोस्तों गलत बात है ये कि भैया पीड़ित व्यक्ति के याचना हो या ना हो, मानवाधिकार को पता लग गया तो खुद भी यानी कि वो स्वतः भी संज्ञान ले सकता है। तो ये क्या गलत हो गया, क्योंकि स्वतः हनन की शिकायत पर जरूरी नहीं है शिकायत हो, अगर उसे खुद को पता लग जाता है स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, स्वतः नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसे किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गलत बात है दोस्तों कि जो मानवाधिकार हनन का कोई भी मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो किसी भी हालत में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ऑप्शन जो पूछा है इसमें सही है या नहीं है, तो दोस्तों इसमें ए गलत है, बी भी गलत है, दोनों ए और बी भी गलत है। तो हमारा आंसर हो गया ना तो ए सही है ना बी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ना ए सही है ना बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों किसकी बात हो रही है कि जो हमारा कौन सा ऐसा समूह है भारत के संविधान में उल्लेखित है जो मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों वन, झील, नदी और वन्य जीव ये होंगे। तो दोस्तों पर्वत हटा दो, पर्वत नहीं है, पर्वत वाले हटा दो, पर्वत वाले तो आंसर हमारा दूसरा सही होता है। वन, झील, नदी और वन्य जीव जो हमारे हैं क्या है, ये मूल कर्तव्य में प्राकृतिक अंतर्गत शामिल है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल कौन है, वन, झील और वन्य जीव, नदी भी है। निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। दोस्तों क्या पूछा गया है कि राजस्थान में किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। तो दोस्तों हमारी जो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है सिर्फ दो जगह है, जयपुर और जोधपुर में, कोटा में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, अजमेर में नहीं है। तो जयपुर जोधपुर हमारा सही आंसर हो जाता है कि जो पुलिस कमिश्नरेट है व्यवस्था जो हमारी जयपुर और जोधपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों ये पूछा गया है कि जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही बात है, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अच्छा दोनों को सेम ऑप्शन कर दिया, तो दोस्तों ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे हमारे, एक और दो। तो ये इसमें दोनों में सेम ऑप्शन है तो ये दोनों हो गए। बाकी उच्चतम न्यायालय का उच्चतम एससी की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें एचसी वाला ही सेवानिवृत्त मिल जाएगा तो भी हम कर देंगे क्या, अध्यक्ष बना देंगे। उच्चतम के एससी वाले की जरूरत नहीं है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट वाले की इतनी जरूरत नहीं है, सेवानिवृत्त जल सत्र नहीं, ये नहीं। तो हमारा पहला और दूसरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें ये भी जान लेते हैं कि मानवाधिकार आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है। दोस्तों हमारे जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह है। कौन है दोस्तों, प्रद्युमन सिंह। सॉरी दोस्तों, प्रद्युमन सिंह तो किसके हैं, वित्त आयोग के हैं दोस्तों। मैं अभी इसके जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, जी.के. व्यास। कौन है, जी.के. व्यास, जी.के. व्यास जी जो हमारे हैं इसके हैं दोस्तों। इसके साथ मैं आपको दो तीन जो हमारे वो हैं महत्वपूर्ण आयोग उनकी भी बात कर लेती हूँ दोस्तों। जो आरपीएससी के कौन है, अभी आरपीएससी के कौन है, संजय कुमार चौधरी है, संजय कुमार श्रोत्रिय, के श्रोत्रिय। दोस्तों ये आरपीएससी के हो गए। दूसरा हमारा कौन है, वित्त आयोग के कौन हो गए, वित्त आयोग के तभी अभी मैंने बात करती, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह हो गए। निर्वाचन आयोग के अभी हमारे कौन है दोस्तों, निर्वाचन आयोग के कौन है अभी, मधुकर गुप्ता है, पुराने थे प्रवीण गुप्ता लेकिन अभी मधुकर गुप्ता है दोस्तों। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है दोस्तों, प्रवीण गुप्ता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानवाधिकार आयोग के जी.के. व्यास हो गए। महिला आयोग के कौन है दोस्तों, रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है, रेहाना रियाज जो चिश्ती है वो किसकी है दोस्तों, महिला आयोग की है। और साथ ही साथ सूचना आयोग के कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन है दोस्तों, देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों लोकायुक्त कौन है, पी.के. लहरारिया अभी हमारे मुख्य लोकायुक्त है। तो पी.के. लहरारिया हमारे मुख्य लोकायुक्त है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं कि लोकायुक्त संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है। क्या पूछा गया है कि लोकायुक्त के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर है, बिल्कुल सही बात है, लोकायुक्त में हमारा मुख्यमंत्री नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्रकार से, बिल्कुल सही बात है, महालेखाकार भी यानी अटॉर्नी जनरल भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं,
राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त की तरीका से, बिल्कुल सही है। विधानसभा की सदस्य सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त की तरीका से बाहर है। तो दोस्तों सही पूछा है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो 230 तीनों सही है, ए बी सी हमारे तीनों सही है, तो ये सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? दोस्तों किसकी बात हो रही है कि जो हमारा क्या है, राज्य विधानसभा का साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करेगा? दोस्तों राज्यपाल करेगा। विधानसभा से रिलेटेड कोई भी काम राज्यपाल करेगा, संसद से रिलेटेड राष्ट्रपति करेगा, भारतीय निर्वाचन आयोग किसके बारे में बात करेगा? जो मेन चुनाव होता है उनकी बात करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज से रिलेटेड और नगर से रिलेटेड किसकी बात करेगा? निर्वाचन की बात करेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 3 नंबर में राज्यपाल। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।